हेलो दोस्तों, सर्दियाँ आ रही हैं, ये आ चुकी होंगी और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप यकीनन परेशान होंगे कि सर्दियों में नहाया कैसे जाएगा अगर गैस ना आ रही हुई और गर्म पानी का इंतज़ाम ना हुआ। तो अगर तो आप इस शख्स की तरह ज़िंदा रह सकते हैं तो आपके लिए ये मसला हल हो गया। ये हज़रत 50 साल नहाए ही नहीं और उसके बावजूद उन्होंने 94 साल की उम्र पाई। और ये और बात है कि पहली दफ़ा नहाए और उसके फ़ौरन ही बाद उनकी फौतगी हो गई। लेकिन अगर आपकी भई कोई फैमिली है, कोई दोस्त यार हैं, आपने कोई काम शाम करना होता है, तो फिर ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। आप अपने लिए कोई गर्म पानी का इंतज़ाम करें और ये वीडियो आगे देखें। अच्छा, इस वीडियो के बारे में आपको बताता जाऊँ कि ये परेशानी सिर्फ़ आपकी नहीं है, करोड़ों लोगों को यही मुश्किल लाहक है और आजकल पूरी दुनिया में गैस शॉर्टेज का मसला चल रहा है। मेरे साथ भी यही मसला था, तो इसलिए मैंने इस मसले के हल के लिए काफ़ी सारे लोगों से बात की, जिनमें से कुछ लोग के घर गैस आती ही नहीं है कई साल से, कुछ के घर कभी-कभी आती है, कुछ के लोड शेडिंग होती है। उनसे मैंने सवाल पूछे कि यानी इस मसले के हल के लिए वो क्या करते हैं। उसके बाद मैंने काफ़ी सारी शॉप्स का विज़िट किया, उस उनसे पता किया कि आजकल क्या-क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं और उसके बाद यानी मैंने जो बेस्ट डिसीज़न था वो लिया, जो कि अपने पुराने गीज़र को ही बिजली में कन्वर्ट कराने का था। लेकिन इस सारे सवाल-जवाब और इस सारी जर्नी को आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि ये डिसीजन आसान नहीं होता। बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं और लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन-सा ऑप्शन जो है वो उनके लिए बेस्ट है। तो इसके अंदर इस वीडियो के अंदर हम हर ऑप्शन का जायज़ा लेंगे, हर चीज़ के नुकसान और फ़वाइद देखेंगे और उसके बाद आप एक अच्छे इंटेलिजेंट तरीके से ये फ़ैसला करने की पोज़ीशन में होंगे कि आपने अपने घर का पानी गर्म करने का इंतज़ाम किस ऑप्शन के थ्रू करना है। अच्छा, ये आगे चलने से पहले मैं ये थोड़ा-सा आपके ऊपर वाज़ेह करता चलूँ कि ये वीडियो जो है ये आपके पुराने गीज़र में इज़ाफ़ी तौर पे बिजली का सिस्टम लगवाने के लिए है। आपके पिछला सिस्टम को किसी भी तरीके का कोई तब्दीली नहीं होगी। वो उसी तरह चलता रहेगा, थर्मोस्टेट, पाइपिंग, हर चीज़ उसी तरह रहेगी। सिर्फ़ उसके अंदर बिजली का नया कनेक्शन लग जाएगा और आप पूरे तौर पे कंट्रोल में होंगे कि आपने बिजली पे चलना है, गैस पे चलना है या दोनों के ऊपर चलाना है। अच्छा, ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी है इसलिए मैं आपको इसका ब्रेकडाउन बताता जाऊँ क्योंकि अगर आप इसमें से किसी पार्ट में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप आगे स्किप कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे कि अपग्रेड किया ही क्यों जाए? मार्केट में क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? अब अपग्रेड करने से पहले किन-किन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए? आपका अपग्रेडेड गीज़र लगता कैसा है? उसके उसमें क्या-क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होती है? जो कि आप आगे चलेंगे तो आपको आइडिया होगा कि काफ़ी सारी कॉस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, आखिर में हम थोड़ा-सा जायज़ा इस पे भी लेंगे कि असल अपग्रेड के दौरान क्या-क्या स्टेप्स होते हैं और फाइनली हम कंक्लूड करेंगे। तो शुरू करते हैं, क्यों कन्वर्ट किया जाए अपने पुराने गीज़र को? अगर तो आपके घर गैस प्रेशर कम है, गैस आती ही नहीं सर्दियों में या गैस की लोड शेडिंग होती है कि कभी गैस आई, कभी रात को चली गई, सुबह आ रही है या बगैर बताए कभी-कभार गैस गायब हो जाती है, तो फिर तो ये ऑप्शन आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कुछ लोग इस ऑप्शन को इसलिए भी कंसिडर करते हैं कि अगर गैस कम आ रही हो तो पानी जल्दी या अगर सुबह ज़्यादा नहाने वाले हों और आपका गीज़र की कैपेसिटी कम है तो 1-2 लोगों के बाद बाकी लोगों के लिए पानी वैसे ही ठंडा हो जाता है और आपको जल्द हीटिंग चाहिए होती है। तो उस सूरत में भी आप कन्वर्जन कंसिडर कर सकते हैं और इसके अलावा बिलिंग भी एक कंसर्न हो सकता है कि अगर आपके बिल बहुत ज़्यादा आते हैं गैस के जो कि बिलिंग के तरीक़ाकार पे डिटरमिन करता है तो तब भी आपको कन्वर्जन पे गौर करना चाहिए ताकि आप बैलेंस रख सकें। अच्छा, अब मार्केट में क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं पानी गर्म करने के लिए, उसके ऊपर थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। हमारे पास कई ऑप्शंस हैं, एलपीजी के ऊपर आप कन्वर्ट कर सकते हैं पार्शियली या पूरे घर को भी उसके ऊपर डाल सकते हैं। आप इलेक्ट्रिक गीज़र को कंसिडर कर सकते हैं कि आप अपना पुराने गीज़र को खैर कहें और नए इलेक्ट्रिक गीज़र के ऊपर शिफ्ट हो जाएँ या अ, एक और
गीज़र लगवा लें। सोलर गीज़र आजकल मार्केट में आए हुए हैं, उनको भी हम जायज़ा लेंगे। और इसके अलावा मार्केट में नई ऑप्शन आई है कि आपके नलके के अंदर ही हीटिंग का सिस्टम लग जाता है, उसका भी हम जायज़ा लेंगे। इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला हम जायज़ा लेते हैं कि गीज़र को एलपीजी के सिस्टम पे डाल दिया जाए। अच्छा, इसमें मसले ये हैं कि गीज़र आपकी घर की तवानाई की जो ज़रूरत है उसके अंदर एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। अक्सर लोगों को इसका आइडिया नहीं होता कि गीज़र कितनी गैस खाता है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि गीज़र डिपेंडिंग ऑन कि आपके घर में कितने लोग हैं, कितना लोड है, कैपेसिटी कितनी है और गीज़र किस टाइप का है, 5 से लेके 50 किलो गैस इस्तेमाल कर सकता है एक सीज़न में। ये भी आपको मालूम होगा कि गैस के मुकाबले में एलपीजी महंगी ऑप्शन है। अलबत्ता बिलिंग के तरीक़ाकार से ये बात चेंज हो सकती है, क्योंकि बाज़ औक़ात स्लैब बेस्ड बिलिंग से फ्लैट महंगी एलपीजी सस्ती भी पड़ सकती है। एलपीजी सिलेंडर चेंज करना, अगर तो आपका कोई भरोसे वाला एलपीजी सिलेंडर सप्लायर है जो कि आपका सिलेंडर ख़त्म होते साथ चंद घंटों में या 1-2 दिन के अंदर अंदर गैस रिचार्ज कर देता है, तो फिर तो ठीक है, वरना आपको काफ़ी दिन बगैर गर्म पानी के गुजारने पड़ सकते हैं। एलपीजी के बारे में ये मैं ज़रूर कहता जाऊँ कि गैस आनी जानी चीज़ है, मगर अगर सिलेंडर आपके घर पड़ा हुआ है तो जब तक सिलेंडर में गैस है, इट्स अ रिलायबल ऑप्शन। जब आपको चाहिए होगी ये मौजूद होगी। तो अगर आपको कोई गैस बिजली जाने के मसाइल दरपेश हैं तो एलपीजी एज अ रिलायबल बैकअप आप कंसिडर कर सकते हैं। एलपीजी के साथ मैं ये ज़रूर बताता चलूँ कि आप अपने पुराने सिस्टम के ऊपर, यानी जो नेचुरल गैस के ऊपर चलने वाले सिस्टम्स हैं, चाहे उनमें चूल्हा हो, गीज़र हो, जो भी चीज़ें आप उस पे चलाना चाहें, वो डायरेक्टली नहीं चल सकती। इनका ऑक्सीजन और गैस का मिक्सचर का रेशो फ़र्क होता है। इसके ऊपर मैं बाद में एक वीडियो डालूँगा। तो आपको उसके लिए जेट्स को चेंज करना पड़ता है ताकि मिक्सचर ठीक रहे, वरना लोग शिकायत करते हैं कि उनके चूल्हे काले हो गए या गैस ठीक गर्म नहीं कर रही या उसमें से स्मेल आ रही है। ये चीज़ें नेचुरल गैस वाले जेट को एलपीजी पे चलाने की वजह से होती हैं। आगे चलते हैं कि हम अपने सिलेंडर की जगह बिजली का गीज़र या इलेक्ट्रिक गीज़र क्यों ना लगा लें। अच्छा, पहले तो मैं ये वाज़ेह करता चलूँ कि जब हम इलेक्ट्रिक गीज़र की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक गीज़र कोई एक चीज़ नहीं है। 3 तरह के इलेक्ट्रिक गीज़र मार्केट में इस वक़्त मौजूद हैं। तो उनका जायज़ा लेते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक गीज़र, जिसको कहते हैं, वो गीज़र की तरह ही होता है, मगर उसके अंदर गैस के बर्नर की जगह सिर्फ बिजली के एलिमेंट्स लगे हुए होते हैं। इसकी कैपेसिटी गीज़र की तरह ही होती है, मगर ये अपना टाइम लेता है गर्म करने के लिए, जिस तरह गैस को टाइम लगता है, डिपेंडिंग ऑन कैपेसिटी कि कितना गर्म करना है, क्योंकि अक्सर इसका टैंक जो है वो उतना ही बड़ा होता है। और अगर गर्म पानी जल्दी कंज्यूम हो जाए, कोई लोग नहा लिए घर में और आपका कैपेसिटी थोड़ी है, तो पानी ठंडा हो जाएगा और उसको दोबारा गर्म होने में टाइम लगेगा। दूसरी टाइप आती है इंस्टेंट गीज़र्स, लेकिन इंस्टेंट गीज़र में स्टोरेज के साथ। तो ये प्योर इलेक्ट्रिक गीज़र और प्योर इंस्टेंट गीज़र के दरमियान की चीज़ है। इसकी आम तौर पे कैपेसिटी रेगुलर इलेक्ट्रिक गीज़र से कम होती है, मगर एलिमेंट्स बड़े लगे होते हैं तो पानी जल्दी गर्म हो जाता है। और चूँकि इसकी कैपेसिटी कम होती है तो वो और ज़्यादा वाट का होता है, तो इसलिए पानी जितना आप कंज्यूम करते जाएंगे ये उसको जल्दी जल्दी गर्म करने की कोशिश करेगा। जो प्योर इंस्टेंट गीज़र है उसके अंदर या तो स्टोरेज ना होने के बराबर होती है या कई दफ़ा होती ही नहीं है। तो उसमें पानी जो है वो एक हीट एक्सचेंजर ट्यूब के अंदर से फ़्लो करता है, और जो ही पानी फ़्लो करना शुरू करता है, बहुत हाई कैपेसिटी के बिजली के एलिमेंट्स या गैस के चूल्हे या दोनों भी इसके अंदर हो सकते हैं, वो चल पड़ते हैं और पानी को गीज़र से बाहर निकलने से पहले अपने मुकर्रर टेम्परेचर पे पहुंचा देते हैं। और इसके अंदर ये जल्दी पानी ठंडा हो जाना है या जल्दी कंज्यूम होने का प्रॉब्लम ही नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे पानी जा रहा है उतनी
स्पीड से ये उसको गर्म करता जाता है। अच्छा, आगे चलते हैं इनके फ़वाइद और नुकसानात की तरफ। तो फ़वाइद की तरफ आ जाएँ तो किसी भी गैस या गीज़र के मुकाबले में मेरी इत्तला के मुताबिक इलेक्ट्रिक गीज़र हमेशा ज़्यादा एफ़िशिएंट होते हैं। यानी कि जितनी उसके अंदर वॉटेज यूज़ करेंगे, उसी वॉटेज से ज़्यादा पानी को गर्म करने की ये कोशिश करेंगे। ये बिजली पे चलते हैं जो, और बिजली आम तौर पे सर्दियों में गैस से ज़्यादा रिलायबल होती है। इसको घर के अंदर भी इंस्टॉल किया जा सकता है क्योंकि इसके अंदर कोई कार्बन डाइऑक्साइड या इस तरह की गैसें या गैस लीक वगैरह का मसला नहीं होता। और ये ऑप्शन जो है ये आपका अगर अंदर इंस्टॉल करें तो वो मसला भी हल कर सकती है कि आपका सुबह गर्म पानी के लिए आपको नलका खोल के इंतज़ार करना पड़ता है कि गीज़र से पानी आपके नलके तक कब पहुंचेगा। ये बात इंस्टेंट गीज़र के केस में बहुत ज़्यादा काबिल अमल है। नुकसानात पे आ जाएँ तो इनमें स्टोरेज आमतौर पे कम होती है। कुछ इंस्टेंट गीज़र्स के अंदर स्टार्टअप की आवाज़ भी होती है जो कि बाज़ लोगों को बहुत इरिटेट करती है, स्पेशली मुझे, लेकिन अब जो नए मॉडल आए हैं उनके अंदर अक्सर में ये मसला ख़त्म हो चुका है। बिजली आमतौर पे गैस और एलपीजी के मुकाबले में ज़्यादा महंगी होती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं। सबसे बड़ा मसला मेरी नज़र में ये है कि आप एक दफ़ा फिर एक सोर्स ऑफ पावर के साथ फंस गए जो कि हम शुरू में हल करने निकले थे। तो यानी सिर्फ गैस या सिर्फ बिजली में आप दोबारा एक ही सोर्स ऑफ पावर के ऊपर फंस गए हैं जो कि अगर ख़त्म हो जाए या ना आ रही हो तो आपके पास गर्म पानी की फराहमी बंद हो गई। मार्केट में सोलर गीज़र भी दस्तयाब हैं। इनके फ़वाइद नुकसानात का जायज़ा ले लेते हैं। फ़ायदा ये है कि दिन में आपका पानी, गर्म पानी फ्री है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती, यानी रनिंग कॉस्ट नहीं होती। इसका किसी एक्सटर्नल बिजली या गैस से ताल्लुक नहीं है। अगर सूरज निकला हुआ है तो आपको गर्म पानी हर वक्त दस्तयाब है। इसको इलेक्ट्रिक हीटिंग के साथ जोड़ा जा सकता है ताकि अगर आपका जिस वक्त सूरज नहीं निकला हुआ उस वक्त आपका पानी को मुकर्रर दर्जा हरारत पे रखने के लिए इलेक्ट्रिक मोड या गैस वाला मैंने देखा नहीं है, हो सकता है अवेलेबल हो। तो एक एडिशनल आपको ऑप्शन उसके साथ मुहैया होती है। और इसको आप अपने पुराने गीज़र के साथ हुकअप भी कर सकते हैं कि आपने छत के ऊपर सोलर गीज़र लगवा लिया, नीचे आपका दूसरा गीज़र भी लगा हुआ है, तो उसमें यही इलेक्ट्रिक वाला ऑप्शन जो अभी हम देख रहे थे उसकी जगह आप सोलर के साथ गैस वाला गीज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इसके अंदर मसाइल हैं वो ये कि अगर आपकी फॉग है या आपके बादल वाला दिन है जो कि सर्दियों में आमतौर पे होता है, तो ये वाला ऑप्शन बंद हो जाता है। तो शदीद सर्दी वाले दिन अगर आपका सूरज नहीं निकला हुआ तो आपके पास गर्म पानी का ऑप्शन ख़त्म हो गया, या फिर ये बिजली पे चल रहा होगा। रात को ये वाला ऑप्शन या शाम के बाद ये वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। अलबत्ता इंसुलेशन के साथ अगर पानी गर्म हो चुका हो तो ये काफ़ी देर तक पानी को गर्म रख सकता है। अक्सर सोलर गीज़र्स जो कि इवैक्यूएटर ट्यूब्स टेक्नोलॉजी के साथ होते हैं, तो वो ट्यूब्स इतनी बड़ी होती हैं कि उनके साथ फिर आपको टैंक भी बड़ा लगाना पड़ता है, तो ये बहुत ज़्यादा जगह ले लेते हैं। तो आपके पास अच्छी खुली जगह होनी चाहिए एक नॉर्मल गीज़र के मुकाबले में अपनी छत के ऊपर इसके लिए। इसके अलावा इनको गर्मियों में स्लो या बंद करने का कोई तरीका नहीं होता, तो सर्दियों में तो ये आपको गर्म पानी देंगे मगर गर्मियों में ये आपका पानी ज़रूरत से ज़्यादा गर्म कर देते हैं। एटलीस्ट आज तक जो मैंने सोलर गीज़र्स देखे हैं उनके अंदर बंद या स्लो करने का ऑप्शन नहीं होता। उसके अलावा इसमें अपफ्रंट कैपिटल कॉस्ट है कि ये इनकी रनिंग कॉस्ट कम होगी, मगर इस वक्त जो मार्केट में मॉडल्स अवेलेबल हैं वो अच्छे खासे महंगे हैं। हीटिंग फॉसेट्स या पानी गर्म करने वाले नलके बिल्कुल नई इनोवेशन है जो कि मार्केट के अंदर आई है। इनके अंदर आपका पानी का वेस्टेज ना होने के बराबर है क्योंकि पानी आपका जो हीटिंग एलिमेंट है जिस तरह इंस्टेंट गीज़र में होता है, ये आपके नलके के अंदर ही लगा होता है, तो आपको वेस्टेज पानी की तो उस तरह से होती ही नहीं। बिल्कुल जब आप चाहेंगे पानी अवेलेबल होगा। इसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल भी आप कर सकते हैं। उसमें कोई गर्म पानी पाइपों के अंदर से आते हुए पानी गर्म ठंडा होने का कोई मसला नहीं होता, जो कि आमतौर पे किसी भी इलेक्ट्रिक या दूसरे गीज़र के साथ ये मसाइल होते हैं। शावर लेते हुए कोई
टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, जो आपने टेम्परेचर सेट किया हुआ है उसी के मुताबिक गर्म करके देता रहेगा, और स्टोरेज के दौरान कोई एनर्जी वेस्ट भी नहीं होती। तो इससे एफिशिएंट ऑप्शन इस वक्त आपके पास अवेलेबल नहीं है। मसलों में ये है कि ये 3000 वॉट से ज़्यादा के मॉडल्स में ही आता है, क्योंकि इसमें पानी को फ़ौरन गर्म करना होता है। ये अगर तो आपने सिर्फ एक जगह लगाना है तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ ये आपको बहुत महंगे पड़ जाते हैं, क्योंकि जिस जिस जगह भी आपने इसको लगाना है वहाँ पे आपको पूरी वायरिंग वगैरह भी करानी पड़ेगी, और चूँकि इसमें हर नलके के अंदर एलिमेंट और वायरिंग होती है, तो इसलिए ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बन जाता है और आपका पर आइटम कॉस्ट एड अप होती जाती है, जो कि आपको किसी भी इंस्टेंट गीज़र या गैस गीज़र या हाइब्रिड गीज़र के मुकाबले में ज़्यादा महंगा पड़ता है। वायरिंग का मैंने अभी आपको कहा कि वायरिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आजकल के ज़माने में कॉस्ट का, और सिर्फ नलके की कॉस्ट पे ना जाइएगा। नलके की कॉस्ट सिर्फ एक पोर्शन है जो कि आपको टोटल करनी पड़ेगी। दूसरा ये कि अक्सर लोग इसकी सेफ्टी पे भी सवाल उठाते हैं कि 3-4 हज़ार वॉट का नलका आपके उसको हाथ लगाते हुए आप यकीनन सेफ्टी को अपने जहन में रखेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी कंपनी का आप ले रहे हैं उसमें क्या एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल की हुई है। सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा जी, अब हम जायज़ा ले लेते हैं कि कुछ चीज़ें जिनका आपको अपग्रेड करने से पहले इल्म होना चाहिए। अच्छा, उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका पुराना गीज़र जो है उसमें नए सुराख करके एलिमेंट डाले जाते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपका जो गीज़र है उसकी हालत क्या है, उसके अंदर जो पानी का टैंक है जो कि आपको नज़र नहीं आ रहा होता, पानी का टैंक बाहर वाली बॉडी के अंदर होता है, और उसमें आमतौर पे ज़ंग लगने या टाइम के साथ साथ सुराख हो जाने की प्रोबेबिलिटी भी होती है, और उसकी दीवारें कमज़ोर भी पड़ सकती हैं। तो वो ये सारी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए कि ये उनका पता आपको उसी वक्त चलेगा जब आप अपग्रेड करा रहे होंगे। तो अपग्रेड कराने से पहले ये वाली कॉस्ट जो कि आपको पड़ सकती है जहन में रखिए। अच्छा, इलेक्ट्रिक सिस्टम लगवाते हुए आपका गीज़र के अंदर नए हीटिंग एलिमेंट्स डाले जाते हैं। जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है, ये जो हम इस वीडियो के अंदर जिसकी बात कर रहे हैं, ये गैस के सिस्टम से बिल्कुल अलहदा होता है। इसके थर्मोस्टेट्स भी अलहदा होते हैं, गैस के सिस्टम को टच भी नहीं किया जाता। वो जिस तरह काम कर रहा था उसी तरह करता रहेगा। ये एक इजाफी चीज़ आपके गीज़र में लगाई जाती है। हीटिंग एलिमेंट का जायज़ा ले लेते हैं कि हीटिंग एलिमेंट जब हम कहते हैं तो वो क्या होता है। तो अगर आपने देखा हो कि आपके वालिदैन के ज़माने में या शायद उससे पहले भी बाल्टियों के अंदर एक रॉड डाल के पानी गर्म किया जाता था, स्पेशली जब जिन घरों में गैस वगैरह नहीं होती थी उन्होंने ये सिस्टम इस्तेमाल होते हुए देखा होगा। तो ये हीटिंग एलिमेंट उसी रॉड की एक नई फॉर्म है जिसमें उस रॉड के ऊपर एक थर्मोस्टेट भी लगा होता है। ये गीज़र के अंदर लगाने के लिए होती हैं। इनमें काफ़ी सारी क्वालिटीज़ आती हैं, तो वो आपको ज़हन में रखना होगा, या अपने इंस्टॉलर से डिस्कस करके लेना होगा कि कौन सी वाली अच्छी ऑप्शन आपके बजट में आ रही है। ये कम से कम 1500 से लेके 2000 वॉट के मॉडल्स में आती हैं। इतनी ज़्यादा वॉटेज क्यों चाहिए होती है? क्योंकि पानी को गर्म करना के लिए बहुत ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है। मैं आगे चल के एक और वीडियो डालूँगा जिसके अंदर हम पूरी कैलकुलेशन का जायज़ा लेंगे कि पानी को गर्म करने के लिए कितनी हीट चाहिए होती है, और आपको इनमें अच्छा खासा इजाफा होगा। तो ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब करें तो आपको नोटिफिकेशन भी आएगा। एक रॉड पानी को जल्दी गर्म करने के लिए आमतौर पे काफ़ी नहीं होती, तो यूजुअली आपका इंस्टॉलर रिकमेंड करेगा कि आप हाई कैपेसिटी की 1 या कम से कम 2 रॉड्स ज़रूर लगवाएं, ताकि अगर आपको जल्दी पानी दोबारा गर्म करना है तो आपके पास ऑप्शन हो। अच्छा, हीटिंग एलिमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि 1500 से 2000 वॉट लेते हैं, जो कि तकरीबन आपके इन्वर्टर एसी या एसी के बराबर ही बिजली ले लेता है। उसके साथ-साथ जो रॉड के ऊपर थर्मोस्टेट लगा होता है उसको एक्सेस करना भी एक मसला होता है, क्योंकि आमतौर पे गीज़र लगे होते हैं घर से बाहर, जहाँ पे उनको बारिश भी पड़ सकती है, सब कुछ हो सकता है और ये बिजली की चीज़ है, तो अक्सर इनके ऊपर एक कवर डाल दिया जाता है, और उस कवर को उतार के ही आपको टेम्परेचर हर दफ़ा सेट करना पड़ता है। तो जिस तरह गैस के गीज़र का हम जाके बाहर थर्मोस्टेट चेंज करते रहते हैं गर्मियों सर्दियों में,
तो ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, ये आपके गले पड़ेगा। ये मैं वाज़ेह करता चलूँ कि एक दफ़ा लगने वाली चीज़ तो मुश्किल है, मगर उसके बाद अगर आपको दोबारा कभी एलिमेंट ख़राब हो जाए या कोई मसला हो जाए, तो उसको दोबारा रिप्लेस करना इतना बड़ा मसला नहीं होता। वो सिर्फ़ निकाल के दोबारा डाला जा सकता है। अच्छा, इतनी मेजर वॉटेज वाली चीज़ आपके लोहे के गीज़र में और लोहे के वाटर टैंक में डली हुई है, जो कि हो सकता है कि स्टील पाइप्स के थ्रू ही आपके बाथरूम तक आ रही हो, तो ज़हन में पहला सवाल यही आएगा कि क्या इसके अंदर सेफ्टी है? यानी अगर बिजली किसी भी तरीके से कोई तार गलती से बॉडी को टच हो जाए, तो आपके बाथरूम के नलके में भी करंट आ जाएगा। तो इस चीज़ का हम आगे चल के जायज़ा लेंगे। ये बिल्कुल एक जायज़ सवाल है, मेरे ज़हन में भी था, और इसके हम जो सॉल्यूशंस हैं उनका हम आगे चल के जायज़ा लेते हैं। फाइनल चीज़ कैसी लगती है? फाइनल चीज़ ऐसी लगेगी कि जो आपका पुराना गैस का सिस्टम, जिसमें आपका थर्मास्टेट, पायलट बर्नर, एडजस्टर्स सब हैं, वो उसी तरह रहेगा, मगर साइड पे एक डब्बा लग के उसके अंदर आपके हीटिंग एलिमेंट्स लगे होंगे। तो बाहर से आपको सिर्फ़ एक कप लगा हुआ और उसके ऊपर एक छोटी-सी लाइट लगी हुई, यही नज़र आएगा, और सारा सिस्टम इसके अंदर होगा। इसके अलावा आपको इसके अंदर तारें जाती हुई ज़रूर नज़र आएँगी, वो डिपेंड करता है कि आपका इलेक्ट्रीशियन किस तरह इसकी वायरिंग करेगा। ये ज़रूर ज़हन में रखें कि अब आपके पास 2 थर्मोस्टेट हो गए या 3 हो गए, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितनी रॉड्स लगाई हैं, एक गैस का और जितनी भी रॉड्स लगवाई हैं उतने आपके वायर्स की। अच्छा, 2 थर्मोस्टेट्स या एक से ज़्यादा थर्मोस्टेट काम कैसे करते हैं? मसला तो ज़रूर बनता है, क्योंकि अब आपके पास एक सिस्टम नहीं है गैस अपने पानी का टेम्परेचर सेट करने के लिए। तो अब ये मसला तो है, और लेकिन इसके साथ-साथ आपको फ़ायदा ये है कि अब आप टोटल कंट्रोल में हैं कि आपने गीज़र को सिर्फ़ गैस के ऊपर चलाना है, सिर्फ़ बिजली के ऊपर चलाना है, या आप दोनों को एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना गैस और बिजली दोनों का बिल को लिमिट के अंदर रख सकते हैं। तो जो गैस का थर्मोस्टेट है वो उसी तरह चलेगा जिस तरह पहले होगा, कि आपने एक टेम्परेचर सेट किया हुआ है और उस टेम्परेचर पे पानी के पहुँचते ही वो ट्रिप कर जाएगा। अगर तो आप सिर्फ़ बैकअप के तौर पे बिजली वाला इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपके लिए कुछ भी चेंज नहीं होगा और गैस वाला उसी तरह काम करता रहेगा। जो हीटिंग रॉड का थर्मोस्टेट है, उसका गैस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर आप सिर्फ़ बिजली वाला थर्मोस्टेट चलाएँगे, तो वो भी अपने जो सेट टेम्परेचर है, उसके ऊपर पहुँच के ही ट्रिप करेगा और गैस वाले से अफ़ेक्ट नहीं होगा अगर आप सिर्फ़ बिजली पे चला रहे हैं। अलबत्ता अगर आप दोनों गैस और बिजली दोनों सिस्टम्स ऑन कर देते हैं, तो फिर जिसका टेम्परेचर कम सेट हुआ होगा, वो उस टेम्परेचर पे पहुँच के ट्रिप कर जाएगा, और दूसरे वाला सिस्टम जो है, वो अपने सेट टेम्परेचर के ऊपर पहुँच के ट्रिप करेगा। तो आप इसमें ये भी प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं कि आप गैस का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहते हैं, बिजली का करना चाहते हैं, या किसको कम इस्तेमाल करना चाहते हैं और किसको ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल सर्दियों में गैस की आमतौर पे स्लैब बेस्ड बिलिंग होती है, कि आपका गैस की स्लैब्स चेंज होती जाती हैं, उसके हिसाब से आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो है गैस की वो बढ़ती जाती है। और सर्दियाँ आते ही गैस का इस्तेमाल एकदम इंक्रीज़ होता है, आपके गीज़र्स के साथ-साथ घर में हीटर्स भी ऑन हो जाते हैं, आपके चूल्हे भी चल रहे होते हैं, तो गैस ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू होती है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि पानी को कुछ हद तक गीज़र में इस्तेमाल करें और उसके बाद वो ट्रिप कर जाए, और बाकी अ, जिस तरह आपने गैस को 40 डिग्री पे ट्रिप करवा दिया और बिजली का आपने 60 डिग्री पे रखा हुआ है और दोनों सिस्टम्स ऑन किए हुए हैं, तो जो बिजली वाला सिस्टम है वो काफ़ी देर में ट्रिप करेगा, जबकि गैस वाला सिस्टम जल्दी ट्रिप कर जाएगा और आपको बिजली और गैस दोनों की बचत होगी। और अगर दोनों सिस्टम्स ऑन है, तो फिर गीज़र को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर गैस चली जाए तो बिजली वाला सिस्टम कंप्लीटली टेक ओवर कर लेगा, और अगर बिजली चली जाए तो गैस वाला सिस्टम टेक ओवर कर लेगा। अलबत्ता अगर आपने ये प्रायोरिटाइज़ेशन वाली चीज़ की हुई है, तो फिर गैस वाला या बिजली वाला जो आपने कम टेम्परेचर पे सेट किया है, वो जल्दी ट्रिप हो जाएगा और आपको पानी पूरा गर्म नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम आ जाते हैं कॉस्ट या खर्चे के ऊपर, कि इसके अंदर क्या-क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होती है।
तो कॉस्ट में क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं, सबसे पहली आएगी आपकी गीज़र को उतारना और उसको वापस लगाना। ये एक बड़ी कॉस्ट होती है जो कि आपका इंस्टॉलर आपसे लेगा, क्योंकि आजकल आपको पता है पेट्रोल वगैरह की प्राइस भी ऊपर है। तो गीज़र घर पे रिप्लेस कराने का ऑप्शन आमतौर पे अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर वेल्डिंग और सारी चीज़ इन्वॉल्व होती है। तो अक्सर इंस्टॉलर्स इंसिस्ट करेंगे कि आप इसको उनकी दुकान पे लेके जाएँ और वहाँ इसको करें। तो आपका ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो है वो भी साथ में शामिल हो जाएगी। और अगर घर पे आके करेगा तो पूरा वो वेल्डिंग का सामान साथ लेके आएगा और उसके चार्जेस लेगा, तो बात वहीं की वहीं आ जाएगी। उसके साथ आपके सर्विस और रिपेयर उसके चार्जेस तो हैं ही हैं। हीटिंग एलिमेंट्स भी आपको मार्केट से खरीदने पड़ेंगे, वो आपको मार्केट से पता करना पड़ेगा कि आप कौन-सी क्वालिटी का रॉड उठाते हैं और उनकी क्या कॉस्ट आती है। पानी का टैंक अगर आपका ख़राब कंडीशन में हुआ, जो कि आमतौर पे खुलने के बाद पता चलता है, तो उसकी रिपेयर और रिप्लेसमेंट दोनों की कॉस्ट आपको देनी पड़ सकती है। अच्छा, जो आपके पाइप्स लगे हुए हैं गीज़र के साथ, जिसमें गैस और पानी दोनों के पाइप शामिल हैं, अगर आपका गीज़र पुराना है तो उनकी हालत के ऊपर भी आपको खर्चा पड़ सकता है, क्योंकि गीज़र को पूरा उतारना पड़ता है इस इंस्टॉलेशन के लिए और उसके अंदर पाइपों को नुकसान हो सकता है। तो अगर आपका कोई पाइप डैमेज हो गया तो आपको गीज़र के साथ-साथ उसकी कॉस्ट भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जब आप ये सिस्टम लगा रहे हैं तो उसके साथ-साथ आपको इंसुलेशन की कॉस्ट को भी ज़हन में रखना पड़ेगा कि अगर आपकी इंसुलेशन कम हुई तो बेहतर है कि उसी वक़्त आप इस इंसुलेशन को बेहतर करवाएँ। इसके ऊपर हम आगे चल के भी बात करेंगे। वायरिंग एक बहुत बड़ी कॉस्ट है जो कि अक्सर लोगों के ज़हन में नहीं होती और कितना खर्चा पड़ जाता है वो अ, अच्छा खासा होता है, उसका हम आगे चल के जायज़ा लेते हैं। इसके साथ-साथ हमने बात की थी कि चूँकि इसके अंदर सेफ्टी या शॉक का मसला भी होता है, तो इसलिए हम आगे चल के जो शॉक से बचाने के लिए डिवाइसेज़ हैं उनकी भी बात करेंगे। और साथ आपकी रनिंग कॉस्ट आएगी कि आपने अगर बिजली का एलिमेंट लगवा लिया तो आपको बिजली की कॉस्ट भी आगे चल के बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये सारी कॉस्ट हैं या खर्चे हैं जो आपको आपके ज़हन में रखने चाहिए इस अपग्रेड को शुरू करने से पहले। अच्छा, हम इंसुलेशन की बात कर लेते हैं। इंसुलेशन को अक्सर लोग खातिर में नहीं लाते, मगर ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको ज़हन में रखनी चाहिए। पानी गर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और एक दफ़ा पानी गर्म हो जाए तो उसके बाद गीज़र ट्रिप कर जाता है। कितनी देर ट्रिप रहता है, उतनी देर आपकी एनर्जी यूज़ नहीं हो रही होती और कितनी देर तक गीज़र ट्रिप रहेगा, ये डिटरमिन करता है आपकी इंसुलेशन के ऊपर। इंसुलेशन क्या होती है? इंसुलेशन आपने अगर देखा हो तो ग्लास वूल का एक पीला-सा एक जाला आपके गीज़र की बॉडी के अंदर डाला जाता है, पानी के टैंक के और गीज़र की बाहर की बॉडी के बीच में। ये आपके गर्म पानी को डायरेक्ट ठंडी हवा लगने से रोकता है। तो इसलिए अगर आप गीज़र को बाहर से हाथ लगाएँ और आपको हीट महसूस ना हो, तो इसका मतलब है कि आपके गीज़र की बहुत अच्छी इंसुलेशन हुई हुई है। लेकिन अगर आपको बाहर से बॉडी पे हाथ रख के गर्म महसूस हो, तो इसका मतलब है कि गीज़र आपके जो पानी की हीट है, उसको हवा में ज़ाया कर रहा है और आपको इंसुलेशन को बेहतर कराने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपका खर्चा बढ़ता जाएगा। चूँकि आपका गीज़र इस सारे अपग्रेड के सिलसिले में खुलेगा ही, तो आप अपने ज़हन में ये रखिए कि अगर आपका गीज़र खुलता है, अपनी इंसुलेशन को चेक करवाइए और अगर बेहतर है कि आप उसको अ, बहुत कम खर्चे के साथ, इसमें इतना बड़ी कॉस्ट नहीं आती मगर सेविंग बहुत बड़ी होती है, तो आप बेहतर है कि इसको उसी वक़्त अगर कम है तो उसको मज़ीद इंसुलेशन उसके अंदर डलवा लें। वायरिंग वायरिंग एक ऐसी कॉस्ट है जिसका अक्सर लोगों के दिमाग में नहीं होता कि कितना खर्चा आ जाएगा और वो उनको झटका, बिजली का झटका नहीं मगर एक साइकोलॉजिकल झटका उस वक़्त लगता है जब आप इलेक्ट्रीशियन से बात करते हैं। ज़हन में रखिए कि हम 1500 से 2000 वॉट वाले मल्टीपल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर आपका 2000 वॉट या 4000 वॉट तक की वायरिंग आपको रिक्वायर्ड होगी। तो आपकी आम तार इस्तेमाल नहीं हो सकती, आपको ज़्यादा कैपेसिटी वाली कॉपर वायर इस्तेमाल करनी पड़ेगी और आजकल कॉपर के जो रेट्स हैं, आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ सकती है। मैं आपको एग्ज़ैक्ट फ़िगर तो नहीं बता सकता मगर
ये मैं आपको कहता चलूँ कि आपके पूरे गीज़र की अपग्रेड और वायरिंग की कॉस्ट तकरीबन आपको बराबर पड़ सकती है। वायरिंग कराते हुए ये ज़हन में रखिए कि वायरिंग जब ज़्यादा गीज़र का एलिमेंट बिजली खींचता है तो एक लो कैपेसिटी की या सिल्वर की तार गर्म हो सकती है और गर्म होके जल सकती है, आपकी इंसुलेशन जला के सर्किट भी कर सकती है। तो उससे बचने के लिए आप इसके ऊपर अपनी कॉस्ट कटिंग बिल्कुल ना करें, इस पे खर्चा कम ना करें। प्योर कॉपर की एप्रोप्रिएट गेज की तार अपने इलेक्ट्रीशियन से पूछ के इस्तेमाल करें। उसके साथ अच्छी कैपेसिटी के पावर सॉकेट और प्लग आपने इस्तेमाल करने हैं। वायर के साथ प्रॉपर इंसुलेशन ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि ये हाई कैपेसिटी वायर है और अगर स्पेशली अगर आप ओपन वायरिंग करवा रहे हैं और उस पे धूप पड़ती है तो कई दफ़ा आपकी तारों की जो है इंसुलेशन वो धूप में पड़े-पड़े साल, 2 साल, 3 साल बाद ख़राब हो जाती है और उसमें झटका लगने का चांस या शॉर्ट सर्किट होने का चांस बढ़ जाता है। तो बेहतर है कि आप ओपन वायरिंग ना करवाएँ और अगर कोई पास पावर सॉकेट नहीं है गीज़र के, तो आप कम से कम डक्टिंग ज़रूर कराएँ ताकि इस पे तारों के ऊपर आपके सूरज या बारिश ना पड़ सके। सेफ्टी जब इतने ज़्यादा वॉटेज वाले एलिमेंट्स आपकी लोहे के गीज़र के पानी के टैंक के अंदर लगे हुए हों और उनके साथ इतनी ज़्यादा कैपेसिटी वायर लगी हुई हो, तो तार कभी भी किसी भी वजह से लूज़ होके बॉडी के साथ टच कर सकती है और झटके का चांस पाइपों में और गीज़र की बॉडी के अंदर आ सकता है। सेफ्टी को हरगिज़ किसी भी मौके पे इग्नोर मत करें। किसी अच्छे इलेक्ट्रीशियन से वायरिंग करवाएँ जो कि इन सारी चीज़ों को समझता हो। कभी भी अंडर कैपेसिटी तार मत यूज़ करें और नॉन कॉपर वायर या सिल्वर की तार जो कि आपको सस्ती मिलेगी वो हरगिज़ मत इस्तेमाल करें। सिर्फ प्योर कॉपर वाली मोटी तार इसके लिए इस्तेमाल करें। तार को एक तो सर्किट ब्रेकर लाज़मी लगवाएँ ताकि कभी भी कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो आपका कम से कम सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर सके। सर्किट ब्रेकर की कैपेसिटी आपने उतनी रखनी है जितने आपके एलिमेंट्स उस तार के ऊपर लगे हुए हैं और उससे ज़्यादा रखेंगे तो आपका सर्किट ब्रेकर किसी भी इमरजेंसी में ट्रिप नहीं करेगा। उसके अलावा एक डिवाइस जिसका अक्सर लोगों को नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी इन्हीं चीज़ों को देख के इसके बारे में पता चला, उसको कहते हैं ईएलसीबी या आरसीसीबी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर्स या रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर्स। ये डिवाइसेस हैं जो कि सर्किट ब्रेकर की तरह ही देखने में लगते हैं मगर ये वॉच रखते हैं कि आपका करंट कहीं ज़ाया तो नहीं हो रहा। जो बिजली आपकी लाइव वायर के अंदर जा रही है उतनी ही बिजली आपकी अगर न्यूट्रल वायर के अंदर वापस ना आ रही हो तो ये इमीडिएटली ट्रिप कर जाएगा। और आरसीसीबी इतने सेंसिटिव होते हैं कि अगर आपका हाथ भी तार को टच हो जाए तो ये फ़ौरन उसको ट्रिप करवा देंगे। तो अक्सर ये 30 मिली एम्पेयर करंट की लीकेज भी अगर डिटेक्ट करें, जो मार्केट में अक्सर मॉडल्स अवेलेबल हैं, तो ये फ़ौरन ट्रिप कर जाते हैं। तो ये बहुत नई और अच्छी सेफ्टी डिवाइसेस हैं और ये आप गीज़र के लिए तो लाज़मी इस्तेमाल करें क्योंकि गीज़र के साथ लोहे के पाइप्स के साथ हमने बात की थी कि एक बाथरूम तक कनेक्शन आ रहा होता है, तो इसके ऊपर तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ये वाली डिवाइसेस पूरे घर के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, ज़्यादा एम्पेयर वाले सर्किट ब्रेकर के साथ। मगर गीज़र के साथ आपको 20 से 20 एम्पेयर तक की डिवाइस शायद काफ़ी होनी चाहिए। और ये ज़रूर ज़हन में रखें कि इन डिवाइसेस के अंदर ए कॉपी, बी कॉपी वाला चक्कर बहुत चलता है, तो अब अपने इलेक्ट्रीशियन से बात करके किसी भरोसे वाली जगह से जेन्युइन चीज़ खरीदें, आपकी ज़िंदगी इस डिवाइस के हाथ में हो सकती है। अच्छा, प्री अपग्रेड और अपग्रेड जो अगली स्लाइड है, इनको आप एज़ अ चेकलिस्ट यूज़ कर सकते हैं उस वक़्त जब आप डिसाइड कर चुके हों कि आपने वाक़ई अपने गीज़र को अपग्रेड करवाना है। तो इसके अंदर सारे स्टेप्स और चीज़ें गिवन हैं। मैं इसकी डिटेल में बिल्कुल नहीं जाऊँगा, सिर्फ़ वाटर टैंक के बारे में बात करूँगा कि वाटर टैंक चूँकि उस वक़्त रिप्लेस होता है या रिपेयर होता है जब आपका गीज़र खुल चुका होता है और आपको उसी वक़्त डिसाइड करना होता है, तो इसलिए बेहतर है कि आप रिपेयर कराने से पहले
अपने मार्केट का सर्वे करें और नए गीज़र्स की प्राइसेस का जायज़ा लें और उनको ज़हन में रखें। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको रिपेयर या रिप्लेस की ज़रूरत पड़ जाए और आपका अपग्रेड वाला इंस्टॉलर आपको कॉस्ट उसकी बताए, तो आपके ज़हन में नए गीज़र की कॉस्ट हो ताकि आप उस वक़्त उससे प्रॉपर बार्गेन करने की पोज़ीशन में हों। ये भी ज़हन में रखिए कि अगर इंस्टॉलर के पास सेकंड हैंड कई दफ़ा अवेलेबल होते हैं वाटर टैंक, तो उनको ज़रूर देखिएगा कि अपना पुराना वाटर टैंक रिपेयर कराने के बजाय अगर आपको अच्छी क्वालिटी का सेकंड हैंड वाटर टैंक अच्छी प्राइस में अवेलेबल हो या बार्गेन करके अवेलेबल हो, तो उसको तरजीह दें बजाय अपना पुराना टैंक रिपेयर करवाने में। और यूँ हम पहुँच चुके हैं अपनी वीडियो के एंड पे। अगर आपकी मालूमात में इस वीडियो से कोई इजाफा हुआ हो तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, और अगर आइंदा ऐसी वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने का बहुत शुक्रिया।